इस वीडियो और एडवोकेट सुबोध गुप्ता के चैनल का उद्देश्य समाज में कानून की जागृति पैदा करना है। यह वीडियो ना तो कोई विज्ञापन है और न ही प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई आमंत्रण। वीडियो में कही गई बात कानूनी सलाह नहीं है और न ही एडवोकेट सुबोध गुप्ता इसकी पूर्ण सत्यता और प्रामाणिकता का दावा करते हैं। यह वीडियो अगर शिक्षाप्रद लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलें। जय हिंद। दोस्तों, हमारे समाज में परंपरा रही है कि परिवार में अगर कोई झगड़े हैं तो परिवार के लोग ही आपस में बैठ जाएंगे, रिश्तेदार बैठ जाएंगे और उन झगड़ों को सुलझा लिया जाएगा। कोर्ट में जाने की हमारी संस्कृति पारिवारिक विवादों के लिए नहीं रही है, परंतु स्थितियां बदल गई हैं, वक्त बदल गए हैं और परिवारों का विघटन हो गया है, न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई हैं, उतना लगाव भी शायद नहीं रहा है आपस में रिश्तों में। तो मेरा पहला सुझाव ये है कि यदि आपके परिवार में समझौता हो रहा है और आपस में मौखिक रूप से शर्तें तय हो चुकी हैं, आपस में नेगोशिएशन हो चुकी है, डिस्कशन हो चुकी है कि किसको क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, कितना मिलेगा, किस वजह से मिलेगा, तो जो फाइनल उसका सार है, जूस है, रस है, उन शर्तों को एक लीगल ड्राफ्ट बना के उसका एक फैमिली सेटलमेंट एग्रीमेंट आप लोग तैयार कीजिए। तो परिवार की जो परिभाषा है वो लिमिटेड नहीं है, नैरो नहीं है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पति पत्नी और बच्चे ही परिवार हैं, ऐसा नहीं है। इसमें जितने भी स्टेक होल्डर हैं उन सबको आप इंक्लूड कर सकते हो। बुआ जी भी आ जाएंगी, चाचा जी भी आ जाएंगे, ताऊ जी भी आ जाएंगे, दादाजी भी आ जाएंगे, कज़न भी आ जाएंगे। तो जो भारतीय परंपरा रही है सेटलमेंट की आपस में, उसे मौखिक न करते हुए लिखित रूप में, कानूनी रूप से ऐसी शर्तें लिख के, जो कि कोर्ट में अगर ये एग्रीमेंट कभी किसी जज साहब की टेबल पे चला जाए तो वो उस एग्रीमेंट को पढ़ के उसको रद्द घोषित ना करे। उसमें जो शर्तें लिखी गई हैं और जो बातें कही गई हैं जिस प्रकार की भी, वो कानूनी रूप से सही हो, तर्कसंगत हो। देखिए दोस्तों, कई तरह की सिचुएशंस हो सकती हैं जहां फैमिली सेटलमेंट एग्रीमेंट लिखित रूप में बना लेना आपके लिए अच्छा रहेगा। कोई पुराना परिवार में विवाद चला रहा है किसी प्रकार की संपत्ति को लेके, तो भी ये एग्रीमेंट बना लेना चाहिए। कोई वर्तमान में विवाद पैदा हो गया तो भी बना लेना चाहिए। ऐसी आशंका है कि भविष्य में हो सकता है तो भी बना लेना चाहिए। ऐसी जगह भी ये काम आता है। कई परिवारों में मिली जुली सरकार होती है कि प्रॉपर्टी किसी के नाम पे ले ली, पैसा सभी लोग मिलके कमाते थे, किसी ने पिता को दे दिया, पिता ने बड़े बेटे को दे दिया, बड़े बेटे ने कुछ अपना मिला दिया। तो इस प्रकार से मिली जुली संपत्तियां भी होती हैं। कुछ अवस्थाएं, कुछ स्थितियां ऐसी होती हैं कि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई परिवार में, तो वो व्यक्ति वसीयत बना के नहीं गया, और वसीयत बना के नहीं गया तो परिवार के लोग शमशान घाट और 13वीं में यही सोच रहे हैं कि अब इसकी प्रॉपर्टी उसको मिलेगी कि मुझे मिलेगी कि किसको मिलेगी। कई बार विल बनाई भी होती है, परंतु कोई एक पीड़ित पक्ष जिसको ये लग रहा है कि भाई मेरे को उस वसीयत में मेरे नाम पे प्रॉपर्टी नहीं दी गई है या कम दी गई है, वो उस विल को चैलेंज करने की प्लानिंग बना रहा होता है। उस विल को चैलेंज करने का प्रयास वो कर सकता है, वो व्यक्ति मामला कोर्ट में जा सकता है। फैमिली सेटलमेंट एग्रीमेंट जब ड्राफ्ट करें, जब उसको बनाएं, तो उसमें कई सावधानियां रखने की ज़रूरत है, ताकि ऐसी कोई डीड, ऐसा कोई एग्रीमेंट ना बन जाए जो कानूनी रूप से मान्य ना हो। उसमें ऐसी कुछ शर्त ना लिखी जाए जो कि दिखने में ही गलत दिखाई दे रही है, जो मतलब पढ़ने में ही गलत दिखाई दे रही है, अनफेयर दिखाई दे रही है। तो कानूनी टेक्निकलिटीज़ में तो मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से ये डीड बनेगी, ये एग्रीमेंट बनेगा। और अगर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की किसी भी सेक्शन का इस कॉन्ट्रैक्ट में, इस सेटलमेंट में, इस एग्रीमेंट में कॉन्ट्रावेंशन होता है, उसका उल्लंघन होता है, तो ये पूरा का पूरा सेटलमेंट एग्रीमेंट या कोई पर्टिकुलर शर्तें कोर्ट सेट असाइड कर सकती है, बाद में उनको शून्य या रद्द कर सकती है घोषित, जिससे कि मामला पेचीदा हो सकता है। एक तो ये चीज़ समझ लीजिए कि अगर आपने उसमें किसी प्रॉपर्टी के बारे में जिक्र कर दिया है कि भाई ये प्रॉपर्टी इसकी होगी, बड़े वाले बेटे की होगी,
तो खाली उसमें लिख देने से वो प्रॉपर्टी बड़े बेटे की नहीं हो जाती, वो सिर्फ समझौते की शर्तें हैं। अब अगर कोई प्रॉपर्टी किसी की होनी है और अभी वो किसी और के नाम पे है, तो उसके लिए फिर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट या रजिस्ट्रेशन एक्ट जो कानून है उसके हिसाब से ही वो प्रॉपर्टी उसकी हो सकती है। खाली लिख देने से वो प्रॉपर्टी नहीं होती। माँ ने लिख दिया कि भाई मैं अपना हिस्सा इसे दे रही हूँ, छोटे वाले बेटे को, तो ऐसा कर देने से वो हिस्सा कानूनी रूप से छोटे वाले बेटे का नहीं हो जाएगा। उसके लिए जो भी कानूनी प्रक्रिया है, रिलिंक्विशमेंट डीड बनानी है या गिफ्ट डीड बनानी है या कुछ और करना है, वो उस समझौते की शर्तों के हिसाब से फिर बाद में किया जाना चाहिए। अगर ऐसा लिखा है कि इस फला प्रॉपर्टी को बेच के जो पैसे आएंगे ऐसे ऐसे बांटेंगे, तो ऐसा तो सिर्फ समझौता हुआ है ना मेरे भाई। फिर उस प्रॉपर्टी को बेचना है, बेच के जो पैसे आए फिर उनको बांटना है, तब समझौते की शर्तें पूरी होती है। ये वाली प्रॉपर्टी अभी इन दोनों की है, परंतु इसमें छोटा भाई अपना हक छोड़ देगा, तो खाली छोड़ रहा है, ऐसा छोड़ रहा है, लिख देने से वो नहीं छूट जाएगा। उसके लिए बाद में हक छोड़ने के लिए उसे अगर रिलिंक्विशमेंट डीड बनानी है तो वो बनानी पड़ेगी फिर, या पार्टीशन डीड बनानी है या कोई भी फॉर्मेलिटी करनी है कानूनी रूप से। नेक्स्ट सुझाव मेरा ये है कि जब इस तरह का एग्रीमेंट बने तो उसमें जितने भी परिवार के लोग हैं जिनके बीच में एग्रीमेंट बन रहा है, उनमें से हर एक को कुछ ना कुछ अवश्य देने का प्रयास करें। किसी को भी खाली मत छोड़े कि भाई ये तो चलो बुजुर्ग हो गई, ये क्या करेगी, छोड़ दिया। क्योंकि जिसको कुछ नहीं मिलेगा वहीं से चैलेंज होने का खतरा ज्यादा होता है। अब आप प्रैक्टिकली दो मत दो, वो आप और आपके परिवार वाले जाने, लेकिन कम से कम उस एग्रीमेंट में ऐसा दिखना चाहिए कि हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ मिला है, और उसको वो हिस्सा क्यों मिला है उसका अगर कारण भी थोड़ा सा स्पष्ट कर देंगे तो एक लॉजिक बनता है। फिर भी कोई घर का सदस्य कह रहा है कि मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, तो उसमें भी मेरा सुझाव यह है कि उसको उसके हिस्से की चीज दें उस एग्रीमेंट के अंदर। फिर अगर वो अपना हिस्सा छोड़ना चाहता है तो कानूनी रूप से जो डॉक्यूमेंट या फॉर्मेलिटी करनी है उसे अपना हिस्सा छोड़ने की, वो उस एग्रीमेंट के बाद छोड़ दे जिसके फेवर में भी उसे छोड़ना है। उस एग्रीमेंट के अंदर ऐसा लिखना कि इसे कुछ नहीं मिलेगा, इसने छोड़ दिया, तो बाद में कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि दबाव में उससे लिखवा लिया गया, या व्यक्ति वो बाद में मुकर जाता है कि मैंने ऐसा नहीं किया, मेरे ऊपर प्रेशर बना दिया, ये गलत है। अंत में आता हूँ लीगल वैलिडिटी पे कि कानूनी मान्यता क्या है इस प्रकार के एग्रीमेंट की। दोस्तों, अगर आपने एग्रीमेंट बनाया है, सभी लोगों ने उसे साइन किया है और उसमें कोई गैर कानूनी शर्त या बात आपने नहीं लिखी है, और वो एग्रीमेंट आपने रजिस्टर्ड करवाया है रजिस्ट्रार ऑफिस से, उस पर 2 गवाहों के भी साइन है और सब रजिस्ट्रार ऑफिस से वो रजिस्टर्ड है, तो वो पूरी तरह से कानूनी रूप से मान्य है। और अगर उसमें कही गई किसी भी शर्त का कोई परिवार का सदस्य मानने से इनकार करता है, बाद में उसका उल्लंघन करता है, उसके विरुद्ध कार्य करता है, तो या तो फिर दोबारा सेटलमेंट कर लेना, क्योंकि कोर्ट में तो फिर भी नहीं जाना चाहते, लेकिन अगर कोर्ट में जाना ही पड़ गया तो उस फैमिली सेटलमेंट को एक एग्रीमेंट मानते हुए, कानूनी रूप से कॉन्ट्रैक्ट मानते हुए आप कोर्ट से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि उसमें लिखी गई शर्तों का दूसरे व्यक्ति से पालन कराया जाए। ये एग्रीमेंट बना था, सबका ये बंटवारा हुआ था आपस में, ये सब बातें तय हुई थी, उसको ये व्यक्ति मानने से मना कर रहा है, तो कोर्ट उस एग्रीमेंट की लिखी हुई शर्तों को लागू करवा सकती है। और कोई भी व्यक्ति अगर उस एग्रीमेंट को बाद में चैलेंज करता है जिसने उस एग्रीमेंट पे साइन कर रखे हैं, तो कानून में कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके आधार पे किसी एग्रीमेंट को चैलेंज किया जा सकता है कि भाई मेरे से जबरदस्ती फोर्स दे के करवा लिया, तो जो ऐसा कह रहा है उसे सिद्ध करना पड़ेगा कोर्ट में कि मेरे से दबाव दे के कराया, या मेरे तो पापा कह रहे थे कि भाई मैं तो जहर खा लूंगा अगर तूने साइन नहीं किया, अंडू इन्फ्लुएंस मेरे पे एग्जर्ट किया गया, मुझे प्रेशर बनाया गया मेरे ऊपर, या मुझे मिस रिप्रेजेंट किया गया, मैं तो विदेश में था, गलत तरीके से मुझे चीज़ें बताई गई, या मेरे से फ्रॉड करके साइन करा लिए, मैं तो आईसीयू में लेटा हुआ था, मेरा पेट खुला हुआ था, मेरा ऑपरेशन था, जल्दी से भाई आया बोला यहाँ साइन कर दो, ऑपरेशन की मंजूरी लेनी है, पर वो ऑपरेशन की मंजूरी की बजाय फैमिली सेटलमेंट एग्रीमेंट साइन करा के चला गया मेरे से। कुछ इस प्रकार के ग्राउंड पर, इन ग्राउंड्स को कोर्ट में प्रूव करना
उस व्यक्ति की जिम्मेदारी है जो इन ग्राउंड्स पे रिलाई कर रहा है। और अगर आपका एग्रीमेंट रजिस्टर्ड एग्रीमेंट है तो उसको चैलेंज करना फिर किसी भी पक्ष के लिए इतना आसान काम नहीं। हर परिवार में कोई ना कोई एक दो जिद्दी सदस्य होते हैं। उन जिद्दी सदस्यों को, चाहे वो बुआ जी हों, चाहे बड़े भाई हों, चाहे दामाद हों, चाहे जीजा हों, प्यार मोहब्बत से बैठ के ही समझा लेना। रिश्ते अदालत की दहलीज तक पहुँचेंगे तो परिवार की भी बदनामी होगी और आगे हो सकता है आपके बच्चों के रिश्ते में भी परेशानी हो जाए। शुक्रिया।